उस पसंद के उम्मीदवार के इंतखाब जो 20 तारीख को होगा, उसमें आप भी अपने हलक़े के अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। एक उम्मीदवार इंतखाब में आता है तो कई वादे, कई तयख़ुनात और कई उम्मीदों को जगाता है, और इंतखाब होता है, इंतखाबात में कामयाबी मिलती है, और उसके बाद सारे नहीं लेकिन बहुत सारे ज़रूर अपने वादों को भुला देते हैं। अवाम को जो तयख़ुन देते हैं उस पे पूरा नहीं उतरते, और अवाम जो उम्मीद उनसे वाबस्ता करती है उस उम्मीद में उनको मायूस करते हैं। और ये इंतखाब 15वीं असम्बली का इंतखाब है, तो इससे पहले 14 इंतखाबात हो चुके और 15वीं असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख पर अगर रोशनी डालेंगे तो हमको दिखाई देगा कि 1947 से लेकर आज तक कई पार्लिमानी इंतखाबात हुए, कई असम्बली के इंतखाबात हुए, कई बल्दियात के इंतखाबात हुए, कई ग्राम पंचायत और सरपंच के इंतखाबात हुए, कई ZPTC के इंतखाबात हुए, और इतने बरस की आज़ादी के बाद भी आज हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया अगर मसाइल से जूझ रहा है और तवज्जो हटाना मसाइल से, फिर उसके बाद देखो यहां है पुलिस है, जलसे में भी है, लॉ एंड ऑर्डर का काम करती है, मेहनत करते हैं। मैं कानून बनाता हूं, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, और मैं जब कानून बनाता हूं उस कानून को इंप्लीमेंट करती है तो पुलिस मेहनत से, कोशिश से, कुर्बानी से। आज पुलिस है, यहां पे है, मेरी हिफाजत मेरी जान के लिए भी है ये लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है पुलिस की कस्टडी में है और उसके बाद में एनकाउंटर होता है? क्या सही है? हाथों में हथकड़ी है, गोलियां मार दी जा रही हैं, तड़ 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 खत्म। क्या ये हमारा मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर है? आप बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं मालूम कि कल को शायद मुझको भी पकड़ ले, हथकड़ियां डाल दे। मैं तो बीमार रहता ही हूं, मुझे भी दवा खाने को ले जाएंगे, शायद कोई आएगा और तर 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 गोली मार देगा, हम मर जाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तानी की जान जान नहीं है? बुलडोजर हो या पुलिस का एनकाउंटर हो, अरे अगर मैंने गुनाह किया, किसी और ने गुनाह किया, तो आप उसको अरेस्ट करो, आप उसको पकड़ो, आप उसको जेल में डालो, आप कानूनी कार्रवाई करो, पूरे सबूत इकट्ठा करो, गुनहगार के सबूतों को पेश करो, मुकदमा अदालत में जाएगा और अदालत की उस जज के कुर्सी पर बैठे हमारे जज साहब फैसला करेंगे कि ये कसूरवार है या बेकसूर है। लेकिन ऐसा मामला हो गया है, ना कोर्ट है, ना जज साहब है, ना फैसला है, बस पुलिस ही सब कुछ कर रही है, हुकूमत ही सब कुछ कर रही है, बुलडोजर चला गया। क्या हुआ?
3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर के जरिए किसी के घर को नहीं गिरा सकते। 15 दिन की नोटिस लो। अगर गलत है तो जब कार्रवाई करो, वीडियोग्राफी करो, कोर्ट को इत्तला दो। आप बताइए, क्या हुक्मरानों का काम हुकूमत करने का है? पुलिस का काम लॉ इन्फोर्समेंट का है? मैं लॉ मेकर, लॉ मेक करना मेरा काम है, और जजों का काम है, कोर्ट्स का काम है कि वो कसूरवार को सजा दे, बेकसूर को रिहा करे। क्या ये हो रहा है? कानून का इतलाक हमारे पे ही। अब आप बताइए, यहां बैठे हैं बुजुर्ग, कई बुजुर्ग हैं, आपको मालूम होगा इनाम एबॉलिशन एक्ट आया था नहीं, जागीर एबॉलिशन एक्ट आया था, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया था, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट आया था। इंदिरा गांधी लाई थी। क्यों लाई थी? इसलिए लाई थी कि बड़े बड़े जमींदारों के पास सौ हजारों एकड़ थी, तो उनके पास से जमीन ले लेना। अफराद खानदान कितने हैं उनको गिनकर, कुछ कानून है मुझे सही याद नहीं, 2-2, 3-3 एकड़ छोड़ के मां बाकी जमीन हुकूमत ने एक्वायर कर ली थी, कि इसलिए कि बेजमीन हिंदुस्तानियों को वो जमीन दी जाए। क्या मिली? किसी गरीब को पट्टा मिला? किसी गरीब को 1 इंच जमीन मिली? नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज को मिली। और अब तो मोदी साहब अदानी को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ले बोल रहे हैं। ये पोर्ट अदानी, ये एयरपोर्ट अदानी, ये बिल्डिंग अदानी, धारावी रीबिल्डिंग अदानी, ये अदानी, वो अदानी। शरद पवार और बीजेपी को बिठा के बात करवा रहे हैं तो वो भी अडानी। अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो यहां बहुत लोग मेरी वीडियो ले रहे हैं, इसमें कोई भड़काऊ बात है? क्या मैं भड़का रहा हूं? क्या लड़ा रहा हूं? या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रहा हूं? अरे मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। मुझे नाज है मेरे मुल्क हिंदुस्तान पर, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं मुसलमान हूं और मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुझे हिंदुस्तानी होने पर नाज है तो मुसलमान होने पर फख्र है। फख्र है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मुझे फख्र है, मेरे आका ने मुझे नफरत करना नहीं सिखाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई तालीम है तो वो मोहब्बत है, दिलों को जीतने की। रोजाना एक औरत कचरा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी तो मेरे आका ने मालूम करवाया कि क्यों कचरा नहीं फेंकी, तो पता चला कि वो बीमार है। तो फौरन उसके घर को चले गए, उसकी इयादत करी और पूछे कि तुम आज कचरा नहीं डाले मेरे रास्ते में, तो इसलिए तुम्हारे घर को आया। तुम्हारी पता चला कि तुम बीमार हो, तो कैसी है तबीयत तुम्हारी? तो उस गैर मुस्लिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा। रसूलुल्लाह के इस चीज को देखकर मैं उनका मानने वाला। आज आप बताइए, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरीयत को खत्म कर देंगे, वक्फ एक्ट, वक्फ की जमीन को ले लेंगे। यहां भी कई हैं वक्फ के, दरगाह है ना हजरत की, दरगाह है हजरत की। अब क्या है, जो मिस्टर मोदी जो कानून लाए हैं उस कानून के हिसाब से दरगाह वालों को बताना है कि यह दरगाह है।
पहले वक्फ कानून में क्या था? यूजर, वक्फ बाय यूजर, मतलब अगर दरगाह में कोई जा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, मस्जिद में कोई जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो वो नमाज और दरगाह के हिसाब से इस्तेमाल हो रही है, तो इस वजह से वो वक्फ हो जाती है। एंडोनमेंट में अगर कोई मंदिर है, वहां पे हिंदू भाई पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा की वजह से एंडोमेंट बाय यूजर हो जाती है। एंडोमेंट मतलब हिंदू एंडोमेंट। मगर आज हिंदू एंडोमेंट में यूजर रख रहे हैं, हिंदू एंडोमेंट बाय यूजर है, बाय वर्शिपर है, लेकिन वक्फ में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बताना, वो बताना, ये बताना, जैसा सीए एनआरसी में बोले ना, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वैसे ही सब लाना। अगर नहीं लाए तो नहीं है। अच्छा, अगर पूरे कागजात है भी आपके पास तो क्या है मालूम? अगर कोई रास्ता चलने वाला बोल दे कि ये हजरत की दरगाह नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद नहीं होती है, और ये दरगाह की जमीन नहीं, ये मस्जिद की जमीन नहीं है, बोल के कागज पे लिख के दे दिया, कंप्लेन कर दिया। जैसा पुलिस वालों के पास एफआईआर होता है ना, एफआईआर, जाके ऐसा कंप्लेन दिए, एफआईआर में जो हुआ लिख दिए। अब कोई जाके अगर कंप्लेंट दिया कि ये जमीन दरगाह की नहीं, उसकी नहीं, तो फौरन कलेक्टर साहब उस जमीन को डिस्प्यूट बोल देंगे, मुतनाज़े बोल देंगे, और उस जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे जब तक कि इसका फैसला नहीं हुआ। क्या ये इंसाफ है? आप बोलो, बताओ। आप शरीयत को खात्मे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भाई मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म मतलब सबसे बराबर। जब आदिवासी और ट्राइबल लोग यूनिफॉर्म तो नारे देते थे, करे तो कुछ नहीं, पहले तो नारे देते थे, अब तो ना नारा है ना काम है। पहले एक नारा दिए थे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका विश्वास मिला, सबका विकास हुआ, सबका साथ हुआ? नहीं हुआ। आपने अपने विश्वास से महरूम रखा मुझको, अपने विकास से महरूम रखा मुझको, अपने साथ से महरूम रखा मुझको। तुम तो आज बांट रहे हो। आज 2 दिन पहले साबिका चीफ मिनिस्टर, मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं, बार बार, वोट जिहाद, वोट जिहाद। इससे पहले बोले थे, इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई और कहा कि ऐसे नहीं बोल सकते। आज इतना मजमा है, इतने लोग हैं, मुझे सुनने आए हैं। जरूरी नहीं है कि यहां जितने लोग हैं मुझे वोट दे, आप किसी को भी दे सकते हैं, आपका हक है, आपका इख्तियार है, आपका फैसला है। मैं अगर तकरीर कर रहा हूं तो मैं अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने इरादे, अपने मंसूबे, अपने दुख, अपने दर्द को बयान करते हुए आपके दिलो दिमाग पर एक बोझ डालते हुए आपके दिलों को जीत कर आपको मंजलिस के करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं। और जरूरी नहीं है कि हर कोई मुझे दे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वोट जिहाद? क्या इन पे कोई कानून नहीं, इन पे कोई मुकदमा नहीं? हम पर है। क्यों? मेरा नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं,
इसलिए कि मैं मोदी योगी या किसी और से डरता नहीं हूं, इसलिए नहीं डरता कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। जब मैंने कलमा पढ़ लिया है तो अपने आप को फरोख्त कर दिया है अल्लाह उसके रसूल के नाम पर। दुनिया की कोई ताकत मुझे ना खरीद सकती है ना डरा सकती है। क्यों डरूं? अरे मरना तो बरख है, किसी को आगे किसी को पीछे मरना है। आज से 13 साल पहले या 14 साल पहले मुझे 3 गोलियां मारी गई थी। 3 गोलियां, ये पेट में 40 मरतबा मारा गया था, ये हाथ पे 20 मरतबा, मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे पित्ते को लगी, मेरे अंतड़ियां फट गए। मेरे पास सिर्फ यहां से यहां तक इतने ही अंतड़ियां हैं, अंतड़ियां नहीं है। लोगों ने कहा कि ये तो मर गया। मेरी मौत उस दिन मुकर्रर नहीं थी, इस वास्ते 3 गोलियां, तलवार, चाकू, कुड़ाड़ी, सत्तूर भी मुझे मार नहीं सकी, नहीं थी मौत। हर रोज सोचता हूं क्या न जाने वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है, जो मुझे हयात दी। अगर आज सोचूं तो यही समझ में आता है कि शायद भिवंडी के मेरे प्यारे भाइयों से मिलना था, मुलाकात करना था और आज के दिन आपसे खिताब करना था। शायद इसलिए जिंदा हूं, शायद इसलिए जिंदा हूं। अल्लाह के फैसले अल्लाह जाने। मगर मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा हूं, क्या यह बात सही है या नहीं? मैं जानता हूं कई लोग अकबरुद्दीन ओवैसी की फर 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 तकरीर सुनने आए हैं। लेकिन याद रखो, अगर किसी कौम की क़यादत करनी है तो बेशक कौम को बेदार करने के लिए जोश की जरूरत होती है। लेकिन आज ये जिंदा लोगों के इस सरों के समंदर को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि जोश जिंदा है, हमारी कौम बेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जोश जिंदा है, कौम बेदार है, तो जरूरत किस चीज की है? होशमंदी की। अगर जोश होश से मिल जाए तो मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे, कामयाबी व कामरानी के साथ। और बहुत से लोग बहुत से जाले डाल के भी खड़े हैं यहां पे, समझे ना? बहुत है ऐसा यूं जाल डाल के है। अरे कमजोर जाले में फंस जाता है, ताकतवर जाला तोड़ के निकल जाता है। मैं किसी के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। क्या चूड़ी है, तोता है, मैना है, कबूतर है? नहीं, मेरे बाप का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद हो, चूड़ी का बच्चा नहीं हो कि फेंकेंगे फंस जाऊंगा। वो दौड़ गया, अब हम फेंकेंगे और तुमको फंसाएंगे। हम फंसने वालों में से नहीं। आज आप बताइए कि क्या है? आज मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस है यहां पे, बीजेपी है, सब पार्टियां, हर एक को हक है इंतखाब लड़ने का। कांग्रेस है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी है। सही है ना मेरी बात? चलिए,
अब उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी है उनकी भी एक आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनके हीरो कौन है? वीर सावरकर। वीर सावरकर उनके हीरो। उनके हीरो गोलवालकर, उनके हीरो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मुझे कोई एतराज नहीं, हर एक का इख्तियार है। अब आप देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी भी है, उनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म। कम्युनिस्ट है, यहां पढ़े लिखे लोग हैं, कम्युनिस्ट है, कार्ल मार्क्स को मानते हैं वो लोग, सही है ना, मार्क्सिज्म को मानते हैं। वैसे ही हर एक की अपनी अपनी है, हर एक की अपनी अपनी। वैसे ही हिंदुस्तान में हर एक की जमात है। बहुजन समाज उनकी एक पार्टी, यादव है उनकी एक पार्टी, हर एक की रेड्डी है उनकी पार्टी, राव है उनकी पार्टी, पाटिल है उनकी पार्टी, लिंगायत है उनकी पार्टी, सबकी पार्टी है, सब है। हिंदुस्तान के सियासी शोर गुल में बहुत सी आवाजें हैं, सबकी आवाजें हैं, लेकिन बताओ दिल पे हाथ रखकर मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम्हारी आवाज सिर्फ मजलिस है या नहीं है? बताओ, है या नहीं? अच्छी होंगी, बुरी होंगी, छोटी होंगी, कमजोर होंगी, कुछ भी होंगी, कम से कम आवाज तो है ना, उठती तो है ना, पुकारती तो है ना, चीखती तो है ना। और कोई है तो बताओ, है तो बता दो, मैं चला जाऊंगा। अपनी कुर्सी, अपना ओहदा, अपनी शेरवानी, अपना जज्बा, अपना जुनून, अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपना नाम, सब कुछ उसके हवाले करके चला जाओ। वो जो नहीं है उसके लिए आया हूं। अब लोग सवाल करेंगे, राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी है, गांधी की आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है, सोशलिस्टों की आइडियोलॉजी है, गांधीयों की आइडियोलॉजी है। अकबर ओवैसी साहब, आपके हीरो, आपकी आइडियोलॉजी क्या? पूछेंगे ना, पूछेंगे ना। देखो भाई, कोई भगवान रामचंद्र जी को मानता है, कोई गुरु नानक को अपना हीरो मानता है, उनको मानता है, कोई ईसा मसीह को अपना हीरो, उनको मानता है, तो कोई भगवान राम को मानते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी, मेरे हीरो कौन है मालूम? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हीरो हैं। और मेरी आइडियोलॉजी, मेरे रसूल की तालीम। मोहब्बत बांटो, मोहब्बत के जरिए सबको करीब लाओ। पड़ोसी भूखा है लेकिन गैर मुस्लिम है, तो पहले उसके भूख को मिटाओ। अगर कोई यतीम है तो सर पर हाथ रखो। मेरे आका की तालीम है कि बेवा की मदद करो। मेरे आका और मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है, और जिस शरीयत को तुम खत्म करना चाहते हो, उस शरीयत में भी है कि जिस मुल्क ने तुमको रोजी दी, रोटी दी, तुम्हें इज्जत दी, तुम उस मुल्क की मिट्टी से वफादारी भी करना। ये मेरे आका की तालीम है। ये है मेरी बात। मगर आप बोलो, शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, उद्धव सेना, शिंदे सेना। एनसीपी के दो टुकड़े हो गए ना, एक पवार, शरद पवार, एक अजीत पवार। शरद पवार, अजीत पवार, शिंदे सेना, उद्धव सेना, कांग्रेस, बीजेपी, सब आ सकते हैं, लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते
तो ओवैसी भाई नहीं लड़ना, मजलिस नहीं लड़ना। आप बोलिए, आइडियोलॉजी है ना। वीर सावरकर की आइडियोलॉजी है, जिसको गांधी नहीं मानते। तो फिर आज सावरकर की सोच, सावरकर की फिक्र गांधी से मिल गई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमारे चौकीदार बोले थे, नहीं समझे? अरे 5 साल पहले एक पुराना चाय वाला चौकीदार बन के आया था, भूल गए? आया था। अब बोलेंगे कि जो इस अकबर साहब चाय वाला बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे, ये हकीकत है कि मेरी जमहूरियत की खूबसूरती देखो, मेरी जमहूरियत की ताकत देखो, बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर को देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखो कि एक चाय वाला वजीर आजम बना है। बने, ये बाबा साहब अंबेडकर की दस्तूर की है। 5 साल पहले क्या चौकीदार नहीं बन गए? अरे जब तक चाय बनाते थे तो चाय भी सही नहीं बनाए, नहीं बनाए। बनाते होते तो चाय की दुकानें भर जाती थी। मगर मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, हर चाय वाले का नसीब उस चाय वाले जैसा कर दे। आमीन बोलो। हाँ, चाय बनाना बुरी बात नहीं है। कड़क चाय, नरम चाय, चाय की केतली, चाय का पानी बोलना गलत बात नहीं है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है। और क्या चौकीदारी करे, वाह। आप अंदाजा लगाओ, 1,40,000 करोड़ रुपया लेके विजय माल्या, मोहिल चौकसी और नीरव मोदी और कई लोग भाग गए ना। किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, गरीबों की गुर्बत दूर नहीं करेंगे, गरीब को रहने को घर नहीं देंगे, गरीब को घर बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे, गरीब को नौकरी नहीं देंगे, गरीब की महंगाई कम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हाँ बोलो। तो अब मेरी बात भड़काऊ है, मैं नफरत पैदा कर रहा हूं। आप बताइए आज क्या है? अरे इनको आईना दिखाने वाला कोई नहीं है, हम दिखाते हैं इसलिए हम बुरे हैं। और इनके भक्त बहुत हैं, मोदी भक्त बहुत हैं, बहुत हैं, बोलते हैं ऐसा मोदी भक्त। अरे रोज टीवी खोलो, मैं टीवी देखना छोड़ दिया जब से महाराष्ट्र आया ना, टीवी देखना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम है कि टीवी में ना स्पोर्ट्स आएगा, ना क्रिकेट आएगा, ना फुटबॉल आएगा, ना वो टाइसन की बॉक्सिंग हुई ना कल, हुई ना वो आता है, कुछ नहीं आता। देखो आप टीवी खोलो, अभी भी जाके खोलो तो क्या मिलेगा? ओवैसी 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 ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी, बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। अरे ओवैसी मसला है मुल्क का। बेचारे पुलिस वाले भी नहीं, ओवैसी साहब आए जल्दी चलो दे दो, हूं ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। मगर आप बताओ, आज असल मसलों से तवज्जो हटा दो, महंगाई से हटा दो, क्या आलम है बताओ। यही मिस्टर मोदी बोले थे ना, यही मिस्टर मोदी मनमोहन सिंह को बोले थे, मिस्टर मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा डॉलर हो गया। मोदी साहब की उम्र क्या है? हाँ, अच्छा 70 साल है वो।
गुड। डॉलर 84.44। वाह मोदी, डॉलर 10 साल बड़ा हो गया। वाह वाह वाह। अब ये मजाक जो हम उड़ाते ना, तकलीफ होती। कोई नहीं बोलता इनको, कोई नहीं बोलता। ये दोनों भाई बोलते, अरे अभी तो बहुत कम बोल रहा हूं, 23 तारीख को आऊंगा, जीतने के बाद और बोलूंगा, बहुत बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि जिंदगी में किसी ने नहीं सुना होगा, इतना बोलूंगा। कानों के कीड़े झड़ा दूंगा, मैं झड़ा दूंगा, इतना बोलूंगा। मगर मैं बोलूंगा तो मेरे हिंदुस्तान की मोहब्बत में बोलूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत में बोलूंगा, मुल्क की खुशहाली के लिए बोलूंगा, बेरोजगार नौजवानों के लिए बोलूंगा। और कोई माने या ना माने, आज चाइना नंबर 1 ताकतवर हो गया ना। मेड इन चाइना के कई चीजें आती हैं ना। क्यों आती हैं? उनका पॉपुलेशन उनकी ताकत है, उनकी आबादी उनका ताकत है। हिंदुस्तान में भी उसके बराबर की आबादी है, तो फिर वो ताकत क्यों नहीं बनती? क्योंकि इनको चाय से फुर्सत नहीं, लव जिहाद से फुर्सत नहीं, चाय की केतली से फुर्सत नहीं, घर वापसी से फुर्सत नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए, लेकिन मुसलमान बच्ची को कॉलेज जाने से रोकते हैं।